नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजयुद्ध में। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज राजयुद्ध होगा हरदोई में, वो हरदोई जहां से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी, वो हरदोई जहां पर प्रहलाद कुंड है, भगवान नारायण का मंदिर है। और अगर हम हरदोई की बात करें तो यहाँ के नाम की अगर बात करें तो तमाम कथाएं यहाँ पर हैं हरदोई के नाम पर कि यहाँ पर दो अवतार भगवान के हुए, भगवान नरसिंह का और भगवान वामन का, इसलिए इसका नाम हरिद्वई पड़ा। भाषांतर के बाद ये हरदोई बन गया। तमाम कथाएं यहाँ के लिए प्रचलित हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ की राजनीति की। यहाँ की जनता हमारे साथ है, यहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तमाम सवाल जवाब होंगे। विकास हुआ, नहीं हुआ, कहां पर कमी रह गई। सभी से मेरा निवेदन है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग अपनी बात रखें, एक दूसरे की बात को ना काटें। पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। और यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है कि बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी शांति के साथ आप सवाल पूछें। तो एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए हरदोई की जनता खुद के लिए। और पैनलिस्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से विक्रम पांडे हैं, सचिव हैं यूपी कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24x7 में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जितेंद्र वर्मा है, प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे अजीत सिंह बब्बन, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24x7 में। हमारे साथ समाज सेवी हैं राजवर्धन सिंह राजू, बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी के स्वागत में। सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि बड़े कम शब्दों में ये बता दीजिए कि जनता आपको वोट क्यों दे। कांग्रेस से शुरू कर लेते हैं। जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे? जनता कांग्रेस को इसलिए वोट दे, माइक ले लीजिए। जनता कांग्रेस को इसलिए वोट दे क्योंकि इस देश में केवल एक कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत की आज़ादी से आज तक ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई ऐसी बात रही, फिर भी आज युवाओं की जो सबसे पहली पसंद है और जो वास्तविक जितना बोला जाता है, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा दल है जो जैसा बोलती है वो वैसा ही 100% जमीन पे काम करती है। ना कोई जाति, धर्म, वर्ग या कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत इशू, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द, आपस में एकता और सभी को एक साथ लेकर चलने की मंशा से अगर कोई इस देश में सभी को साथ में विकास कर सकता है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल की खाड़ी, पूरे देश को एक समान रूप से लेकर चलता है, वो एक कांग्रेस पार्टी है। और माननीय राहुल गांधी जी इस देश के आने वाले देश के समय के PM है। मैं चाहूंगा कि लोग दोबारा कांग्रेस पर जो खोया हुआ विश्वास है दोबारा। जितेंद्र वर्मा, गठबंधन को वोट क्यों दे जनता? दृढ़ विकास इच्छा शक्ति अगर किसी देश में है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी जनता से वादे किए तो उन सभी वादों को पूरा किया। यहाँ तक कि कई वादे ऐसे भी थे जो मैनिफेस्टो में नहीं थे, वो भी हमने किए। मेट्रो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी, हमने लखनऊ में मेट्रो बना के दी। आज से 65 साल पहले मेट्रो लखनऊ में नहीं हुआ करती थी। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, 302 किलोमीटर का ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिस पर किसी आपत्ति स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। हमने 54 जिलों को 4 लेन से जोड़ा। हमने कन्या विद्याधन दिया, बच्चों को साइकिलें भी दी, 18 लाख लैपटॉप भी दी। इसी वादे पर हम इन्हीं वादों को पूरा करने के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम कोई प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग हैं। हमने हवाई काम नहीं किया, हमने वादा किया, स्टेडियम बनाया। उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मैच बंद हो गए थे, अखिलेश यादव जी ने एक इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में बनवाया, तब जाके एक न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के मैच भारत के बीच हुआ, तभी तो यहाँ इंटरनेशनल मैच शुरू हुए। भारत में उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया तो अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, अजीत सिंह बब्बन, जनता बीजेपी को वोट क्यों दे? माइक ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई है, विकास और सिर्फ विकास जिसका मुद्दा रहा है। हमने जाति, धर्म, चेहरे देखकर विकास नहीं किया, हमने सबका साथ सबका विकास किया। जो भारत करा रहा था, परेशान था, लाचार भारत, गरीब भारत, बेसहारा भारत, जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बन रही थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस छवि से बाहर आया है। एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ भारत ने सर ऊपर ऊंचा उठाकर आज पूरे गर्व के साथ सीना ऊंचा करके, चौड़ा करके खड़ा है। भारत पूरे विश्व बिरादरी में जो नंबर 1 बनने की स्थिति में आ चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। ठीक है, राजवर्धन सिंह राजू, आप समाज सेवी हैं, आपसे ये तो नहीं पूछा जा सकता कि जनता आपको वोट क्यों दे, लेकिन तीनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्या लगता है जनता को किस आधार पर वोट करना चाहिए? देखिए, हमारे हरदोई के जो ज्वलंत मुद्दे हैं 2-3, पहले तो हम उन पे आना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, लेकिन हमारा पूरा शहर जाम से करा रहा। बाईपास कहीं है नहीं इनके एजेंडे में, कहीं पे भी। ट्रामा सेंटर बना हुआ है, 5 साल पहले डॉक्टर वहां पे है नहीं। अर्जुन पुल का मुद्दा, इनके डिप्टी CM आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, इनके गृह मंत्री जी आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। इनके पास लफाजी के सिवा कोई शब्द नहीं है।
अजीत सिंह बब्बन, जवाब दीजिए। 5 साल रह गए लेकिन काम नहीं हुआ, ना स्वास्थ्य के नाम पर हुआ ना कुछ हुआ। स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर एम्बुलेंस चलवाई गई। एम्बुलेंस तो पहले से भी चलती थी, उसमें भारतीय नया क्या जनता है? पार्टी की सरकार ने यहाँ पर, जब सरकार थी केंद्र सरकार की, यहाँ एक एम्बुलेंस दी गई, एक एसी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया गया, और जो डॉक्टर हैं उनकी भी कमी ज्यादातर पूरी हो चुकी है। कहाँ पूरी हो चुकी है? महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं है, वो पुरुष अस्पताल में जाकर लाइन में लगती है। पर प्रसव कहाँ आ रहे हैं? आप देख रहे हैं जो चौड़ीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है चारों तरफ। नेशनल हाईवे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अमृत सिटी के अंतर्गत हरदोई को जोड़ा गया है, घुमाकर पेयजल की जवाब जो मत व्यवस्था दीजिए। की गई है। कल ही की बता रहा हूँ, जिला अस्पताल में इमरजेंसी में टॉर्च से काम करना पड़ा। कैसी व्यवस्था है? टॉर्च से काम करना पड़ा आपके जिला अस्पताल में। ऐसी कोई जानकारी अभी हम लोगों के बीच में नहीं आई है। आप लोगों के बीच में नहीं है, मीडिया के पास है, और मीडिया आपको जानकारी दे रही है कि पिछले 5 साल में कितनी व्यवस्थाएं बदली हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल की पहले जैसी व्यवस्था थी, जो समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने जो हालत खराब कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने पर उसमें सुधार किया गया है। आपने देखा होगा ये जो हाईवे बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। एक बाईपास भी पास हो चुका है, रिंग रोड भी की भी योजना पास। अच्छा, अगर इतना काम किया था तो मौजूदा सांसद अंशुल वर्मा का टिकट क्यों काट दिया? दे देते टिकट, बता दीजिए। ये पार्टी ने जो ऊपर से तय किया, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने जिसको टिकट देकर भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग व्यक्तिवादी विचारधारा से आधारित नहीं है। अंशुल वर्मा ने बड़ा सीधा सवाल पूछा था पार्टी नेतृत्व से, मेरा दोष बता दीजिए कहां है। अगर और आप उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, यहाँ पर दोष भी नहीं उपलब्धियां भी हैं, तो फिर दे देते ना टिकट। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ है, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ है। हम व्यक्ति के पीछे नहीं खड़े होते हैं, विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो विचारधारा से हम लोग जुड़े व्यक्ति हैं, जो कमल का फूल लेकर आया, जो सिंबल लेकर आया है, वही हमारा सेनापति, वही हमारा योद्धा है। उसी के नेतृत्व में डटकर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, जितेंद्र जा रही है, बाकी दलों ठीक है बब्बन, अजीत सिंह बब्बन, ठीक है। जनता खुद कह रही है, सुन लीजिए, आऊंगा आप लोगों के पास। सवाल कह रही है कि हमारी भूल कमल की फूल। 45 साल में देश सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ खड़ा है। अभी एनएसएसओ का डाटा आया कि 4 करोड़ 70 लाख रोजगार 5 साल में मोदी जी की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गए। 54,000 बीएसएनएल कर्मचारियों को जबरन क्यों रिटायर किया जा रहा है? जेट एयरवेज क्यों बैठ गया? 25,000 लोग बेरोजगार हो गए। अभी नोटबंदी का भी एक डाटा है कि 50 लाख पुरुष और 60 लाख महिलाएं बेरोजगार हो गए। तो आपने किस तरफ देश को ले जा रहे हो? सिर्फ धर्म जाति के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हो, जनता विकास के इर्द गिर्द घूमना चाहती है। 108, 102 एम्बुलेंस हमारी दी हुई सेवा है, जिस पर आप अपनी मोहर लगाना चाहते हो। 100 नंबर हमारी दी हुई सेवा है। अच्छा, बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन इससे पहले सांसद तो आपकी थी जी। इससे पहले तो सांसद आपकी थी, आपकी ही सरकार थी। क्यों जिला चिकित्सालय के हालात नहीं बदले? बिल्कुल समाजवादी सरकार में काम हुआ है। 100 बेड का महिला अस्पताल हमारा दिया हुआ, ट्रामा सेंटर हमारा दिया हुआ, अल्ट्रासाउंड की जो दिक्कत है वो दी हुई। अल्ट्रासाउंड की जो दिक्कत है वो अभी तो नहीं आई, पहले से थी। क्या समस्या समाधान करा आपने? ये ट्रामा सेंटर हमने दिया, क्या आप उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लाओगे? क्या आप उसमें डॉक्टर की नियुक्ति नहीं करोगे? सरकार में आपको जनता लेके क्या इसलिए आई है कि ट्रामा सेंटर खाली पड़ा रहा है? 75 ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश में बनवाए, 16 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनवाए, 23 निजी विश्वविद्यालय और 24 सरकारी विश्वविद्यालय बनवाए, 500 मेडिकल छात्रों की सीटें हमने बढ़ाई। इन्होंने क्या किया? केवल गप्पों की गवर्नमेंट चला रहे हैं, जनता से भावना। तो अर्जुनपुर पुल आप क्यों नहीं बनवा पाए? ये बता दीजिए, अर्जुनपुर पुल क्यों नहीं बनवा पाए? पुल हमने बनवाया। अर्जुनपुर की बात बताइए, ईस्ट का पूछो तो वेस्ट का मत बताइए। अर्जुनपुर पुल क्यों नहीं बनवा पाए वो जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अगर बेड़ी जोड़ पुल हमने बनवा दिया तो क्या आप एक पुल नहीं बनवा सकते थे? 5 साल से आपकी सरकार है। अरे वो तो 1975 से अटका पड़ा है, 1975 से। बताइए, 5 साल में कोई सरकार पूरा विकास तो नहीं कर सकती। आगे मौके मिलेंगे तभी ना करेंगे। अब आपको जनता ने मौका दिया है तो सपा की सरकार सिर्फ 5 साल रही क्या आज तक? नहीं, क्या बीजेपी आरोप लगा के बचना चाहती कि वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, केवल ठीक है, आरोप की राजनीति? ठीक है विक्रम पांडे। मैं ये अभी बीजेपी के सम्मानित नेता कह रहे थे कि इस बार हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे प्रत्याशी यही आज के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा मिश्रिक से लड़े थे, और जो वहां पे अंजू बाला जीती थी, उन्होंने जिसको हराया था अशोक रावत जी, आज वो बीजेपी के कैंडिडेट है वहां पे। जो पिछली बार सपा से और बसपा से लड़े, आज वो हरदोई और मिश्रिक में भाजपा से लड़ रहे हैं। अब आपने कहा कि वो दोनों सांसद सही नहीं थे, अंजू बाला और अंशुल वर्मा जी। आप जिम्मेदारी लो और सबके सामने इस बात की कसम खाओ कि अगली बार इन दोनों का टिकट ये बोल के नहीं काटोगे कि ये दोनों लोग नहीं सही थे और इनको वोट नहीं देना चाहिए। आप कसम खाओ, संकल्प लो
और मैं कहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि ये इस बार भी कहेंगे जयप्रकाश जी को वोट दो, अशोक रावत जी को वोट दो, भाजपा का कमल खिलाओ, मोदी जी के नाम पर वोट दो, और अगली बार दोनों का टिकट काट देंगे और फिर ये लाएंगे और बगल में जो इस बार नीलू सत्यार्थी जी को ले आएंगे उनको ले आएंगे और फिर कहेंगे वो हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जवाब दीजिए। हमारे मित्र विक्रम पांडे जी जो कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये मित्र कांग्रेस नहीं है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूजा करती है। हम विचारधारा पे आधारित दल है। विचारधारा सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने पहले कहा था, काटेंगे नहीं बात। भारत हमारी सरकार की देन है। केंद्रीय विद्यालय हमारी सरकार ने बनवाया। आप किस पर बात करना चाहते हैं? हाँ, आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग परेशान ये है कि मोदी जी घोटाला नहीं करने दे रहे, मोदी जी चोरी नहीं करने दे रहे, मोदी जी चौकीदार चौकन्ना है, इसलिए चोरों में हाहाकार है। ठीक है, जनता के सवाल लेंगे, जनता के सवाल लेंगे, जनता के सवाल लेते हैं। क्या नारेबाजी नहीं है, रैली नहीं है, नेतागिरी मत करिए यहाँ पर। ये बताइए कि विकास हुआ या नहीं? मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बना हो दिखाई दे मोदी। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या हाथरस में हम लोगों की फसलें, गाँव गैया जानवर सब चले जा रहे हैं योगी जी की सरकार में। हाथरस माफी चाहेंगे, हरदोई में विकास हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे जिस हिसाब से मोदी जी ने वोट मांगा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन में छोटी पब्लिक ये सोच रही थी कि हमको लेखपाल को पैसा नहीं देना होगा, हमको बड़े बाबुओं को पैसा नहीं देना होगा, ये नहीं करना होगा। उनको सबको जो है ये सब हटा के नजर, जो चीज पहले 50 रुपए में होती थी वो 500 रुपए लेने लगे हैं। पब्लिक पूरी तरीके से लूटी जा रही है। यानी कि घूसखोरी के रेट बढ़े हैं बीजेपी सरकार में। बड़ा सीधा आरोप है अजीत सिंह बब्बन, घूसखोरी के रेट बढ़े हैं। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। हरदोई में नगर पालिका का विस्तारीकरण होना चाहिए। मैं डीएम आवास से जस्ट मात्र 100 मीटर की दूरी पर रह रहा हूं और गत 35 वर्षों से नगर पालिका का सीमाकरण वही है। कोई विकास नहीं हो रहा। आजाद नगर, जो भी सटे सटे मोहल्ले हैं, सब देहात में आते हैं और जितने सारे जो भी टैक्सेस वसूले जाते हैं वो सब शहर के वसूले जाते हैं, बिजली का चाहे कोई भी हो। मगर हम सुविधाएं जो हैं देहात की ले रहे हैं। पानी भराव, जल भराव, रोडें सब देहात की हैं। ना कोई सफाई करने आता है। और मैंने सपा को देखा, बसपा को देखा, बीजेपी में सारे पे आरोप लगा रहा हूं, किसी ने नगर पालिका विस्तारीकरण पर नहीं चर्चा की है और ना ही कोई करना चाह रहा है। और शाहजहांपुर नजदीक का जिला है, वहां पर नगर पालिका विस्तारीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अजीत सिंह बब्बन जवाब दीजिए। टैक्स देते हैं शहर का और सुविधा लेते हैं देहात की, ये कौन सी व्यवस्था है साहब? अजीत सिंह बब्बन जवाब दीजिए। टैक्स देते हैं शहर का और सुविधाएं लेते हैं देहात की, ये कौन सी व्यवस्था कर रखी है रामराज में? हमारी प्रदेश की सरकार बने हुए अभी 2 साल हुए हैं। इससे पहले यहाँ पे समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थीं और जो चेयरमैन थे वो भी इन्हीं के थे। तो ये तो पहला जवाब तो इन्हीं लोगों को देना चाहिए जो चेयरमैन हमारे हैं। तो 2 साल में क्या शुरुआत करी वो बता जो दीजिए। चेयरमैन हमारे हैं अभी तक इनसे दल से जीते थे, लेकिन अब वो हमारे साथ हैं। उनका मन बदला, उन्होंने समझ लिया कि समाजवादी पार्टी में व्यक्तिवाद हावी। आज भारत की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एक दल से निकलकर दूसरे में आ जाओ, फिर उसमें नए हो जाते हो, फिर तीसरे में चले जाओ। यही तो पूरे देश को पीछे ले जा रहा है राजवर्धन राजू। इनकी प्रवक्ता प्रियंका जी हैं, उन्होंने अभी आरोप लगाया कांग्रेस के लोगों ने बदसलूकी की। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किराए के प्रत्याशी लेके आए हैं। इनके पास खुद के प्रत्याशी नहीं है। अपनी उपलब्धि क्या है, दोनों दल गिराने हैं। कांग्रेस के पास जो प्रत्याशी आए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से घूम के आए हैं। इनके पास जो प्रत्याशी आए वो भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से घूम के आए हैं। तो जब तक ये किराए के प्रत्याशी हटेंगे नहीं, तब तक विकास संभव किसी हाल में नहीं है। बड़ा सवाल है किराए के प्रत्याशी जब तक हटेंगे नहीं, विकास संभव नहीं है। विकास हुआ हरदोई में? भाई साहब, बिल्कुल विकास हो रहा है। आज से नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से 2 साल से काम कर रही है। कंटिन्यू आयुष्मान योजना का कार्ड हमने किसी जाति भेदभाव से नहीं दिया, हमने सबको दिया, किसी का चेहरा नहीं देखा है। आयुष्मान योजना से कार्ड दिया, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिए, क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एकदम से सब कुछ कर दे। देश को तो खोखला करके रखा, पहले से 70 सालों में बर्बाद कर दिया है। ठीक है, और पूछ लेते हैं जनता से जी। सरकार से हमारा अनुरोध है कि शिक्षक भर्ती का जो हाई कोर्ट से फैसला आया है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को जो है वो रोजगार मिले। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा सवाल यहां पर गठबंधन से सीधा सा ये है कि आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो पिछले 24-25 साल में देखने को नहीं मिला। माया मुलायम साथ आ गए। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि साथ आकर खड़े हो गए हैं एक मंच पर? कोई मजबूरी नहीं है, पूरी ताकत से गठबंधन जनता के बीच है
अभी पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि हमने गठबंधन नहीं किया था, जनसमर्थन किया था, और जनसमर्थन में हमने मुख्यमंत्री को हराया, उप मुख्यमंत्री को हराया, दोनों को मिलाओ तो मोदी जी को हराया, तीनों को मिलाओ तो भाजपा को हराया। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन है, और मोदी जी 37 पार्टियों के साथ चल के 3 दलों के गठबंधन से इतना डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में उनको साफ करने जा रहा है। और एक इनका लेकिन आज मुलायम सिंह कह रहे हैं कि मायावती जी का एहसान है कि वो आज हमारे बीच पहुंच गई। आज ये नौबत आ गई कि एहसान मान लिया मायावती जी। जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है, दो बड़ी ताकत एक साथ खड़ी है, देश नहीं पूरे विश्व की मीडिया ने माना है। आप कह रहे हैं खुशी का मौका है, लेकिन मायावती जी का दर्द गेस्ट हाउस कांड का आज भी झलका, आज भी झलका मुलायम सिंह यादव के आगे। सुन लीजिए, आप भी मान रहे हैं खुशी? सुन लीजिए, पूरे विश्व की मीडिया ने माना है कि देश में सबसे शक्तिशाली गठबंधन है। अभी सुषमा स्वराज जी और आपके जेटली जी जिस अस्पताल में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं वो विपक्षी सरकारों में बना हुआ है, और किडनी ट्रांसप्लांट करके बाहर आते हैं, कहते हैं इन लोगों ने 60 साल कुछ नहीं किया। और किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ? अच्छा, मायावती जी विपक्षी दलों की सरकारों के अस्पताल में। कितने बड़े झूठे हैं। कृषि विकास दर 5.1 से 2.7 आ गई, कहते हैं हमने आय दोगुनी कर दी किसानों की। कैसे दोगुनी हो सकती है? अगर कृषि विकास दर लगातार गिरेगी, आय कैसे दोगुनी हुई? आपका 2014 के मैनिफेस्टो में वादा था कि हम किसानों की आय 1.5 गुनी करेंगे, और 2019 में भी वही वादा है। यानी आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं जितेंद्र वर्मा जी, मान गया मैं, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। आप बात को घुमाकर इधर से इधर ले गए। बात गठबंधन की और माया मुलायम के मंच पर आने की थी। मायावती ने आज कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से बचने के लिए हम एकजुट हुए। लेकिन ये बता दीजिए, ये अपनी राजनीति, केंद्र की राजनीति, क्योंकि मायावती जी की केंद्र में राजनीति तो खत्म हो रही थी, अब उन्हें सहारा लेना पड़ गया गठबंधन का। जाहिर सी है, देश की एकता, अखंडता, गंगा जमुनी तहजीब सबको एक साथ लेकर चलने की है। हमारा गठबंधन सामाजिक न्याय की लड़ाई, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों का गठबंधन है। हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। हमने 18 लाख लैपटॉप दिए, एक जात की लड़की छूट गई हो, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पद से आप कहते हैं सबके लिए काम करना चाहते हैं। जब मायावती जी भाषण देती हैं तो वो सिर्फ मुस्लिमों से कहती है कि हमें वोट दीजिए। क्या मुस्लिमों और दलितों को वोट बैंक मान लिया है? मैं कह रहा हूं 3,10,000 लोहिया आवास में एक सिंगल जाति की लड़की छूट गई होगी, मैं समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दूंगा, प्रवक्ता पद से। 18 लाख लैपटॉप में एक जाति की लड़की छूट गई हो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक्सप्रेस वे पर केवल यादव मुसलमान नहीं चल रहे, मेट्रो पर केवल यादव मुसलमान नहीं चल रहे, हर जाति के वही समझाने की कोशिश है, वही समझाने की कोशिश है कि जाति धर्म पर राजनीति ना करें, अपने काम पर वोट मांगे। जाति धर्म पर राजनीति मांग रहे। हाँ, हम तो कहते हैं हमने मेट्रो बनाई, हमको वोट दीजिए। हम तो कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अजीत सिंह बब्बन, जाति धर्म के नाम पर वोट ना मांगे, सैनिकों के नाम पर भी वोट ना मांगे। अगर इतना ही विकास किया था तो क्यों मायावती जी की गोदी में बैठ गए लड़ते? नाम ने की गोद में क्यों बैठ गए? अगर इतना ही विकास किया था तो पहले जो नारे लगाते थे कि माया महाठगिनी में जानी, वीडियो वायरल हुआ था मुलायम सिंह जी का। अब आज वही मायावती जी ठीक हो गई। मायावती ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन किया था, बहुत पुराने लोग बैठे होंगे, याद होगा, तो उन्होंने मुलायम सिंह जी का क्या बयान था? मुलायम सिंह जी का क्या बयान था? मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? अब आज अपने अपने सिंहासन हिल रहे हैं, सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब बेईमानों चोरों में हाहाकार हो तो समझ लेना देश का शासक ईमानदार। जितेंद्र मैं आऊंगा आपके पास। जितेंद्र मैं आऊंगा आपके पास। अजीत सिंह बब्बन, तमाम टिप्पणी आप कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आपकी भी कम नहीं है। नरेश अग्रवाल जो पीएम को गाली देते थे, जो पीएम को कहते थे कि परिवारवाद का उन्हें क्या पता जिन्होंने शादी ही ना की हो, आज वो नरेश अग्रवाल पीएम की गोदी में। 8 लोग मुलायम सिंह जी के परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवाद है, परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन नरेश अग्रवाल ने तो पीएम को कहा था उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने परिवार का मतलब ही नहीं पता। नरेश अग्रवाल जी ने जब कहा था तब वो समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे आसपास वातावरण होता है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में तो ठीक है। जो लोग आतंकी समर्थक पार्टी, खरबूजे खरबूजा रंग बदलता है। अच्छा, ठीक है, वो फर्जी वीडियो आप लोगों ने बनवाए थे। अच्छा, सुन लीजिए जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। आप बड़ी कहावत सुना रहे हैं, कहावत आप, जितेंद्र मैं आऊंगा आपके पास। कहावत आपके नरेश अग्रवाल भी अच्छी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि विस्की में विष्णु मिले, रम में राम,
और जिनमें माता जानकी, कहाँ ना वातावरण का और प्रभाव खर्रे होता में है। हनुमान, इस तरह की शायरी है वो भी करते हैं, वो आपकी पार्टी में है। भैया कहाँ ना वातावरण का प्रभाव होता है जी, वातावरण का प्रभाव होता है। तो किसके वातावरण का प्रभाव? अब तो बीजेपी में है, उस अब समय तो वातावरण उस बदल समय जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के ठीक है, वातावरण विक्रम में पांडे, थे, विक्रम अब पांडे। भाजपा में है तो जिनकी उनका बदल बात गया कर रहे है। हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बात धर्म जाति के आधार वाली बात इस पार्टी के व्यक्ति से पूछ रहे हैं, जनप्रतिनिधि से, जो जाति और धर्म के ही नाम पर सत्ता में आई, सरकार में आई, राम के नाम पर हो आई, जाने दीजिए, और बात मत अब काटिए। राम के नाम पर बाबा। जिन्होंने सरकार बनाई, जिनके 2 सांसद हुआ करते थे, केवल एक राम के नाम के सहारे आज जिनके पूरे देश में सारे काम हो रहे हैं, वो राम के नाम पर और सांप्रदायिकता का ही उनका बेस रहा है और उनका ओरिजिन सांप्रदायिकता आधार रहा है। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे दल और ऐसे राजनीतिक चरित्र के लोग जिनकी कोई एक विचारधारा नहीं, केवल भाई के इस मुल्क में है आवाजें दो, एक उनकी एक हमारी, वो कहते हैं जियो, और हम कहते हैं जियो और जीने दो, वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते लेकिन हैं। आप किस थीम पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तो बता दीजिए। हम सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब न्याय होगा, सुन अब लीजिए, न्याय होगा, सुन लीजिए। अब न्याय होगा इस बात के लिए। कांग्रेस इस थीम पर चुनाव लड़ रही है, अब न्याय होगा। अब से पहले क्या आप लोगों ने अन्याय कर रखा था? 5 साल ही तो सरकार बदली हमने है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सपा बसपा और भाजपा की सरकारों का जिनका इस देश में और प्रदेश में राज था, उन्होंने अन्याय किया हुआ था। और कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका जी के और राहुल जी के नेतृत्व में अब वास्तविक दीनहीन और दबे कुचले, आर्थिक रूप से जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क है उसको दूर करने के लिए 72,000 सालाना वाली योजना लाई है। अब से पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना की भारत में जरूरत नहीं लगी थी आपको, सत्ता से बाहर चले गए तो जरूरत याद आ रही है। नरेगा कांग्रेस लाई, रोजगार गारंटी, सूचना का सत्ता से बाहर जाने के बाद याद आई है। ठीक है, जनता के सवाल लेंगे, जनता के सवाल लेंगे। ठीक है, जनता के सवाल लेंगे। आ रहा हूं मैं आपके पास। ये परिवारवादी जो प्रवक्ता खड़े हैं जितेंद्र वर्मा, जीतू से पूछना चाहता हूं, आजम खान पर भी कोई टिप्पणी कर दें। आजम खान ने जो बेहुदा बयान दिया है रामपुर में, उस पर भी टिप्पणी कर दें। और ये कहते हैं कि इन्हें 2017 में जनता का साथ पसंद था, हारने के बाद तुरंत वो साथ खत्म हो गया। कहते हैं मोदी जी 37 दलों की पार्टी चलाते हैं, वो हारे या जीते उनका गठबंधन कायम रहता है, हारने के बाद इनका गठबंधन टूट जाता है। 24 तारीख को इनका गठबंधन टूट जाएगा। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं फैला रहे थे, इसीलिए ये दोनों भ्रष्टाचारी मिलकर जो है गठबंधन करके आए, इनका कोई वजूद नहीं। बिल्कुल जिस तरह की टिप्पणी आजम खान ने किया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास ये अटेवा हरदोई NMOPS से आए हैं। ये क्या है? ठीक है, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये NMOPS क्या है और क्या इसका उद्देश्य है और क्या आपके सवाल हैं प्रतिनिधि? NMOPS जो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम, ये एक आंदोलन है जो पूरे देश में चल रहा है। और मैं तीनों दलों के यहाँ प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे ये जरूर सवाल करूंगा, यदि एक दिन का सांसद विधायक हो जाता है तो उसको आजीवन पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। वो कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत 1 अप्रैल 2004 के बाद से जो है देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पिछले 5 सालों से लखनऊ से लेके, हरदोई से लेके दिल्ली तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है। आखिर क्यों? एक देश में 60 लाख कर्मचारी हैं सरकारी, जिसमें राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी और शिक्षक सभी लोग हैं, और देश में 3.5 लाख अर्धसैनिक बल हैं। किसी को भी पुरानी पेंशन की कोई भी स्कीम नहीं है और हमारा 10% पैसा हर महीने कटता है, जिसमें सभी लोग हैं। और देश में अर्धसैनिक बल हमेशा गोली खाने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को भी पुरानी पेंशन नहीं। अभी जो लोग एक्सपायर हो गए हैं, जो लोग अभी पुलवामा में जो शहीद हो गए हैं, उनको भी पुरानी पेंशन नहीं दी गई। ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया, जवाब ले लेते हैं। अजीत सिंह बब्बन, जवाब दीजिए कि पुरानी पेंशन का क्या हो रहा है। जब एक दिन का नेता, एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद पूरी जिंदगी ले सकता है, तो ये देश की सेवा करने वाले क्यों नहीं? क्यों घोषणा पत्र में आप सभी ने इन लोगों को नकार दिया है? अभी सैनिकों की पेंशन की बात हो रही थी। 1 रैंक 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरी जो आप लोगों की बात हो रही है, इस पर भी आप लोगों की जो बात हुई, जो ज्ञापन गया था, उस पर भी चर्चा हुई और निश्चित ही, लेकिन घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? निश्चित ही घोषणा पत्र में छूट गई हुई, लेकिन निश्चित ही इन पर
कार्रवाई होगी। जो भी बात चल रही है हमारे नेतागण सब जानते हैं। चुनावी वादा है, चुनावी अटल जी के नहीं इरादे लेकर आए। ठीक है अटल जी की सरकार में वो फैसला लिया गया था पेंशन रोकने का, जब इन्हीं के भाजपा के तो आपकी भी तो सरकार आई थी तब बहाल कर लेते। भाजपा के सरकार के प्रधानमंत्री ने वो फैसला लिया था, वो ये बात उन्होंने कहा कि वो सही दोबारा प्रारंभ करेंगे उस बात के लिए। एक महबूबा मुफ्ती की पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, आतंकी समर्थक पार्टी का भक्त पीछे बैठा हुआ है जिसके साथ इनका गठबंधन था, आपको कैसे जो आतंकियों के मरने पर रोती थी, उनके जनाजे में जाती थी, उनको मुआवजा देती थी, 22,000 पत्थरबाजों के मुकदमे वापस करती थी, उनके साथ इनका गठबंधन राष्ट्रवाद हो गया। मेघालय में तिरंगा जलाने वाली पार्टी के साथ इनका गठबंधन राष्ट्रवाद हो गया। जितेंद्र वर्मा ने पहले क्या बब्बन में आऊंगा, आंसर दे रहा हूं उसके क्वेश्चन। आजम पर जवाब दीजिए ना, सुन लीजिए, बारी बारी से लेंगे ना सर, इतना नहीं है कि आप कहानी सुनाएंगे, आप सीधे जवाब दीजिए। सिंह का लड़का कहां भीख मांग रहा है जरा बताओ? प्रेम कुमार धूमल का लड़का कहां भीख मांग रहा है? सब विधायक है। रमन सिंह का सवाल आपसे ये है कि आजम खान की जो बदजुबानी है, बीवियां नहीं है भाजपा के लोगों की, या जिनने बीवियां छोड़ दी हैं, जितेंद्र वर्मा, विवाह नहीं किया है, जितेंद्र वर्मा, लोग राजनीति जितेंद्र वर्मा जी, आजम खान की बात हो रही है। आजम खान की बात, आजम खान ने कोई गलत वर्ड नहीं बोला। नहीं अरे सुन लीजिए, इनकी मजबूरी है। प्रदेश अध्यक्ष अरे जितेंद्र वर्मा, राहुल को सोनिया को मां की गाली दी। सुन लीजिए राहुल को सोनिया को मां की गाली दी। जितेंद्र वर्मा उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। सुन लीजिए, कोई गलत वर्ड नहीं, सुन लीजिए जितेंद्र, सुन लीजिए, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब आजम खान का बचाव करेंगे, जब वो कहेंगे कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो आपकी मजबूरी है। 10 साल शासन किसने किया? 10 साल शासन किसने किया? आजम खान ने। ये पार्टी का रटा रटाया बयान मत रटिए अजीत बब्बन, ठीक है, पार्टी का रटा रटाया बयान मत बताइए, ये बता दीजिए 10 साल रामपुर में शासन किसने करा? क्या अमर सिंह ने करा? कंधे से कंधा लगने से किसने बचाया? क्या रामपुर में उंगली पकड़कर, क्या रामपुर में उंगली पकड़कर अमर सिंह को लाए थे? टीचर हिंदू है जौहर विश्वविद्यालय में, काम भी तो देखिए। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं राजवर्धन सिंह राजू। जिस तरह की राजनीति अब हो गई है, चाहे आजम खान हो, चाहे बीजेपी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, जो जूता मारकर कहते हैं लालकृष्ण आडवाणी को उन्हें उतार दिया, क्या कहेंगे इस राजनीति पर? देखिए, सबसे पहले तो जिनका गठबंधन हुआ बहन जी का, उनका अखिलेश जी का मानी, तो ये मायावती जी के टिकट के रेट बढ़ गए, उनका 10-15 करोड़ में जो बिक रहा तो 25-30 करोड़ में पहुंच गया। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, गरीब सवर्णों के लिए आज तक आरक्षण की बात किसी भी दल ने नहीं शुरुआत करी। गरीब सवर्णों के लोग जहर खा के मर रहे हैं, नौकरियों में नहीं उनको मिल रहा। हमारा हरदोई के नौजवान साथियों से निवेदन, अपील, जो सांसद अपनी सांसद निधि में कमीशन ना लेने की कसम खाए, सौगंध खाए कि हम सांसद निधि में कमीशन नहीं लेंगे, अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल कैंसर पीड़ित लोगों के लिए लगाएंगे, जो भयंकर बीमारी से पीड़ित लोग उसमें लगाएंगे, उनके साथ आप लोग खड़े हुए, इन राजनीतिक लोगों को तभी सबक मिलेगा। ठीक है, अजीत सिंह बब्बन, हरदोई के 111 निजी अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट निस्तारण के इंतजाम नहीं है। अब इस पर यह मत कहना कि 2 ही साल तो हुए हैं, कूड़ा कैसे उठाएं? व्यवस्थाएं ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। अभी भी फिर वही आप समय का तर्क दे रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सरकारी तो बदली है, अधिकारी तो अभी भी है। बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे भैया, भरने में थोड़ा समय लगेगा। मैं कूड़े की बात कर रहा हूं, आप गड्ढा बता रहे हैं, गड्ढों पर भी आ जाएंगे। मेडिकल कॉलेज हमने दिया। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात जवाब देना बहुत जरूरी है। अभी आप जो कह रहे थे, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। कांग्रेस ने कहा है हम सेना के अधिकारों में कटौती करेंगे। और समाजवादी पार्टी, अरे इनका चरित्र महिला विरोधी है, इनका नेता कहता है नौजवानों से गलतियां हो जाती है, भारत माता को डायन बोलता है, भारत माता को डायन बोलता है। आपके नेता जयकरण गुप्ता कहते हैं कि प्रियंका गांधी स्कर्ट वाली बाई है और आप महिला सम्मान की बात करते हैं। आपके जयकरण गुप्ता कहते हैं, जयकरण गुप्ता हिमाचल कांग्रेस के, मैं निंदा करता हूँ। क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सतपाल सत्ती मां की गाली देते हैं राहुल गांधी को, सतपाल सत्ती हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष गाली देते हैं मां की राहुल को, क्यों कार्रवाई नहीं हुई?
कैबिनेट को सस्पेंड किया, ये आजम खान के बयान की निंदा कर सकते हैं, मैं निंदा करूंगा। अगर मेरा नेता कोई गलत बयान देता मैं निंदा करता हूं, लेकिन क्या निंदा करेंगे क्या? ठीक है विक्रम पांडे, राहुल गांधी की भी लैंग्वेज कम नहीं बदली। राहुल जी ने कभी गाली या ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है। की बात तो करते हैं, जब लालकृष्ण आडवाणी ने चिट्ठी दी थी। देखिए, आपको एक बात बोलूं कि इस बात को आपको मानना चाहिए कि राहुल जी या प्रियंका जी ऐसे परिवार, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो अश्लील, अभद्र और ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते जो कि आपत्तिजनक और या अपमानजनक हो किसी व्यक्ति के लिए। दूसरी बात, आपने जो कहा राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह होता है राजतंत्र के खिलाफ द्रोह, राष्ट्रद्रोह होता है भारत माता या हिंदुस्तान के खिलाफ द्रोह। राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोह होना एक आतंकवाद है और उसका बिल्कुल कांग्रेस ने जिक्र नहीं किया। लेकिन राजद्रोह क्या है? राजद्रोह है कि अगर आप मौजूदा प्रधानमंत्री का, मैं तो आपके घोषणा पत्र पर बात कर रहा हूं और इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। इस बात को स्पष्ट कर लूं कि राजद्रोह वो होता है कि जब आप प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हो, मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हो और आपके ऊपर 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लग जाता है। एक युवा अगर कोई किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पुतला फूंकता है तो वो राजद्रोह है। सबको समझ में आता है। आप ये बता दीजिए, आपके घोषणा पत्र में जिस तरह से अफसपा को कमजोर करने की बात कही गई है, ढील देने की बात कही गई है, केवल ठीक है, केवल राजनीतिक पूरी बात हो जाने दीजिए। तो उनके लिए अलगाववादी और पत्थरबाजियों के लिए क्या नीति है आपके घोषणा पत्र में, स्पष्ट करिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां पे कई बार शासन, अलगाववादियों के लिए, पत्थरबाजियों के लिए क्या नीति है? सुन लीजिए, जब सत्ता शासन होता है तो कई बार कानूनों के नाम पर और लोगों को एडजस्ट करके, चाहे हरदोई का इतिहास रहा हो, कई ऐसे लोगों को गलत फर्जी धाराओं में लगा के उनको देख लेने का और उनको बर्बाद करने का एक आरोप रहा। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जिस प्रकार हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, जिस प्रकार दहेज उत्पीड़न का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसे ही किसी भी धारा का दुरुपयोग पूरे देश में ना हो, इस बात को महत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ठीक है, जनता के सवाल लेते हैं, जी। मैं संजीव यादव, शिक्षा मित्र संघ से 1,72,000 परिवारों को रोजी रोटी देने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, हमारी बनारस की रैली में माननीय मोदी जी ने कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, केंद्र से लेकर और राज्य तक हमने पूरा शिक्षा मित्रों ने सहयोग किया, सब लोग जानते हैं। और आखिरी में आश्रय हुआ 1,72,000 परिवारों को बचाने का काम किसी ने नहीं किया। और हरदोई जनपद में एक छोटी सी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना भेजी थी कि इनको उनके मूल विद्यालय प्रदेश में भेज दिया जाए, और उसमें भी अभी 800 शिक्षा मित्र भुखमरी कगार पर है और उनके प्रतिदिन। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि समाजवादी पार्टी ने 12 में जो घोषणा पत्र में था कि 18% मुसलमानों को, जो जिनकी हालत दलितों से ज़्यादा खराब हो गई, उनको आरक्षण मिलेगा, क्यों नहीं मिला? एक सवाल है। और कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि 70 साल आपकी पार्टी ने हुकूमत की है, मुसलमानों का पतन क्यों होता चला गया है? बड़ा सवाल है, जवाब लेंगे। और भी कई सवाल हैं क्योंकि मुद्दे सामने सारे आ जाने चाहिए। ठीक है, सवाल। कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को किस केस में जो है अंदर किया गया था, इसका जवाब देगी कांग्रेस। आज प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिया है, इसका जवाब देगी कांग्रेस। कांग्रेस कहती है कि भगवा आतंकवादी हैं, क्या जवाब देगी? हिंदू आतंकवादी हैं, क्या जवाब देगी कांग्रेस? अरे अभी हमारे कांग्रेसवादी ने कहा है कि 70,000 रुपए देंगे सालाना। अरे जब बीजेपी ने 15 लाख नहीं देंगे, ये कैसे देंगे? ठीक है, प्रज्ञा ठाकुर का मामला है। बड़ा सीधा सा सवाल है, विक्रम पांडे जवाब दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर को किस केस में बंद करा था, वो पूछ रहे हैं। देखिए, हेमंत करकरे, अगर आप मानते हो कि जो मुंबई पे हमला हुआ था और हेमंत करकरे नाम के व्यक्ति शहीद हुए थे उस आतंकी हमले में, अब्दुल कसाब जिसमें पकड़ा गया था, उस व्यक्ति ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है और हम इस देश में उसको शहीद का दर्जा देते हैं, अगर उसने किसी व्यक्ति को पकड़ा और जेल में भेज दिया और आतंकवादी घोषित किया, तो मैं अपने आप को या कोई व्यवस्था को ये सही नहीं समझता। जिस व्यक्ति को हम शहीद मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, राष्ट्रभक्त मानते हैं, राष्ट्रवादी मानते हैं, उसने अगर किसी को चिन्हित किया है कि वो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है। अजीत बब्बन जवाब दीजिए। ठीक है, अजीत बब्बन सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं गया। हमारे कांग्रेसी मित्र सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, बैठ जाइए। अब कितनी शर्मनाक बात आपने कही है। एक जो शहीद हो चुका है हमारा हेमंत करकरे, अपनी कमी आप उसके ऊपर पीछे ढाल दिए। हेमंत करकरे, सुन लीजिए विक्रम पांडे, आपकी सरकार, लेकिन आपकी प्रत्याशी कह रही है कि मेरा श्राप था इसलिए लगा और वो मरा, शहीद भी नहीं बोल पा रही, वो आपकी प्रत्याशी है, कैसी बात कर रहे हैं?
हम दूसरी बात कर रहे हैं, आप उनको कह रहे थे, लेकिन आपने भी हेमंत हम कह करकरे रहे हैं और जो मर गया उससे प्रज्ञा बात होने दीजिए। आपकी सरकार थी उस समय, आप हेमंत करकरे के ऊपर मुद्दे को डाल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आज आपके प्रत्याशी अपमान कर रही है शहीद का, क्यों कार्रवाई नहीं, बताइए। दूसरी बात, क्या कांग्रेस को हराने के लिए क्या आप शहीदों पर भी राजनीति करके शहीदों का अपमान करवाएंगे बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कभी शहीदों पर राजनीति नहीं करती। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात अभी एक बात और आई थी कि बेल पर है, उनको टिकट क्यों दिया गया? तो बेल पर तो राहुल और सोनिया भी है, उनको वोट क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है जितेंद्र वर्मा, ठीक है। इस बार भाजपा जनता जो है भाजपा को पीडीपी समझकर गठबंधन को वोट करने जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने पीडीपी से गठबंधन करके राष्ट्रवाद की जो बात थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। दूसरी चीज, जनता कह रही है गांव में खेत खाए जा रहे हैं हमारा जानवर, योगी मोदी उन्हें कहते हैं, लोग गांव के लोग उन्हें योगी मोदी कहते हैं। समाचार प्लस के एक डिबेट में मैंने सुना था, उसके एंकर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो गांव के ही लोग योगी मोदी कह रहे थे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर केंद्र सरकार। जितेंद्र वर्मा, यूपी के 2 लड़कों पर पता नहीं किसे क्या क्या बताया, यूपी के 2 लड़कों पर ये तो चलता है। वही लड़के तो नाक पे दम किए हुए हैं। राजू क्या कहेंगे? वही लड़के तो सुन लीजिए, साध्वी प्रज्ञा का मामला पूरा निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को, जितेंद्र वर्मा ठीक है, साध्वी प्रज्ञा को जिस तरह से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया और उसके बाद वो हेमंत करकरे का अपमान करती हैं, कहती है श्राप लगा उसे। देखिए, जब तक न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा, भारतीय जनता पार्टी को उनको प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जब तक न्यायपालिका में वो चीजें हैं तब तक खुल के इनको वकालत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग, वो तो मुद्दा राजनीतिक है वहां का, हम लोग ये जनपद की जरा बात कर लें। हमारे जनपद जो विकास से पीछे छूट रहा लगातार, हम लोग लगातार विकास के मुद्दे पे हमारा जनपद पीछे जा रहा। युवाओं को कोई रोजगार आज तक नहीं मिल पा रहा, चूंकि यहाँ ना हमारे यहाँ उद्योग लगाए गए कोई हैं। जो चीनी मिलें थी बंद कर दी गई, बंद चीनी मिलें नीलाम हो चुकी हैं। तो ये मेन मुद्दे पे हमारे नेता लोगों का हमारी ज्यादा है, इन पे दिमाग लगाने का प्रयास करें। अजीत बब्बन, जयप्रकाश पर आरोप लगता है कि वो यहाँ नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं और यहाँ के है भी नहीं। बिल्कुल गलत बात है। जयप्रकाश जी का आवास है। जयप्रकाश जी इससे पहले भी 1992 में भी सांसद हुए थे। जयप्रकाश जी 3 बार हरदोई से सांसद रह चुके हैं। यही आवास विकास कॉलोनी में उनका आवास है। ये बहुत गलत आरोप है। अच्छा, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन जो आपके राज्यसभा सांसद हैं अशोक वाजपेयी, सुन लीजिए जितेंद्र, आईटी चेक कर लीजिए जयप्रकाश की, अभी टिकट मिलने के बाद वो आए हैं। लगातार विदेश में रहते हैं या हरदोई के बाहर रहते हैं। उषा वर्मा जी चाहे सपा हारी हो या जीती हो, परमानेंट जनता के बीच रही है और वो जीतने जा रही है और मिश्रित भी जीतने। आप विकास की बात करते हैं अजीत बब्बन, आपके जो राज्यसभा सांसद हैं अशोक वाजपेयी, उनके पैतृक गांव की तस्वीर देखी है आपने? देखी है आपने तस्वीर? हम यही तो फर्क है, हम पहले जनता के लिए जनता का काम करते हैं। हमारा नेता कोई सफाई नहीं बनाता है। उनके गांव में जनता नहीं रहती, उनके गांव में जनता नहीं रहती। सफाई में हवाई अड्डा बना दे, सफाई में डांस बार बना दे, सफाई में पूरा राष्ट्र हमारे दलों में थे। कार्यालय बना लेता है, साइफाई बनाने की हैसियत नहीं है मोदी की। कार्यालय 82 कार्यालय 5 स्टार देश में। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी का है। केंद्र, आप कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है। सुन लीजिए, गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी का पार्टी कार्यालय घोषित करें अपने। ठीक है बब्बन, ठीक है, 82 कार्यालय आप सुन चले लीजिए, जाइए उसमें। पार्टी का कुछ नहीं होता। सुन लीजिए, आप गठबंधन, अजीत बब्बन, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा पर भी चर्चा कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दे हमने उठाने की यहाँ पर कोशिश करी कि जो हरदोई के मुद्दे हैं वो उठ सके, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। यहाँ पर बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया है। जनता पूछ रही है कि काम किया है तो फिर टिकट क्यों काट दिया गया है। समस्याएं अभी भी हैं। 1975 के वास्ते एक पुल नहीं बना है, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का यहाँ पर यह भी कहना है कि पहले के मुकाबले बेहद सही काम यहाँ पर हुआ है। इस बार यहाँ की जनता किसे तय करेगी ये यहाँ की जनता बताएगी। मेरा निवेदन है कि जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपनी शक्ति का इजहार करें, क्योंकि ये एक वही मौका है जब आप अपनी शक्ति का इजहार कर सकते हैं और नेताओं को बता सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। फिलहाल राजयुद्ध में हरदोई से मेरे साथ इतना ही। बने रहिए HNN 24/7 के साथ, जुनून सच दिखाने का।